हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में हमने भाग पढ़ा दिया और अनुच्छेद भी पढ़ा दिया था। भाग में कुछ संशोधन हुए थे, उसको भी हमने पढ़ा दिया था। ठीक, आज हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी उद्देशिका। अच्छा, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? हाँ, बताइए। बताइए, अगर आप लोग कुछ जानते हैं भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में, कुछ जानते हैं तो आप लोग बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, देखिए भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना को ही हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं। ठीक, यानी इसे तीन नाम से जाना जाता है। इसी को प्रियम्बल कहा जाता है, इसी को उद्देशिका कहा जाता है, इसी को प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना कहता क्या है? इसको सुनिएगा आप लोग, और इसको थोड़ा समझिएगा कि नहीं, इसमें प्रस्तावना में क्या कह रहा है और इसको कैसे आप लोग समझेंगे। देख, प्रस्तावना होता क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रस्तावना होता क्या है? थोड़ा सा हम बस इसमें बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना प्रस्तावना होता क्या है? अच्छा, आप लोग किताब पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं ना? अगर किताब पढ़ते होंगे तो किताब में जब भी कभी आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में देता है विषय। विषय देता है। उससे पहले, विषय से पहले कभी भी आप लोग पढ़े होंगे तो किताब में देता है परीक्षा वाणी, यानी परीक्षा के मतलब देता है कि उसके बारे में, किताब के बारे में देता है उसमें कि इस किताब में क्या है। समझा? यानी अगर आप लोग किताब लेने जाते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना, उद्देशिका होता है। प्रस्तावना होता है, उद्देशिका। उद्देशिका होता क्या है कि इसमें यह बताया जाता है कि इस किताब में है क्या। इस किताब को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, इस किताब में किस कौन सी बात कही गई है। वही चीज प्रस्तावना में, प्रस्तावना भी वही चीज है। इसमें बोल रहा है कि इस किताब में क्या है, इस किताब में किस चीज की बात की गई। प्रस्तावना इसीलिए होता है। समझ में आया? तो आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे तो हमको लग रहा है कि इसमें कहीं दिक्कतें नहीं होती। प्रस्तावना, देखिए कभी भी किताब खोलेंगे आप लोग, पहले प्रस्तावना देता है, फिर विषय देता है, फिर आप लोग कभी भी पढ़े होंगे, पहला पृष्ठ दिन खोलेंगे ना, यहाँ पे यानी किताब के बारे में लिखा हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इसमें सारी बातें लिखी रहती है ऐसे ऐसे। फिर दूसरा पृष्ठ खोलेंगे तो दूसरे पृष्ठ में क्या लिखा रहता है? विषय। विषय, विषय जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। भाग, भाग कहते हैं ना। अब भाग के बाद भाग इधर देता है, भाग इधर देता है पृष्ठ। पृष्ठ देता है ना, यानी कौन से पन्ने पे क्या लिखा गया है। तो जो पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या है? यही अनुच्छेद है हमारा। ठीक,
जो पृष्ठ क्या है, यही अनुच्छेद है हमारा। अब देखिए अनुच्छेद है, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए अब यही है कि आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हमने कभी भी एक कोई पाठ स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहले लिखा जाता है पाठ, पाठ लिखा जाता है। उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में इसको लिखा जाता है भाग। भाग, पाठ एक होता है यहाँ पे भाग एक होता है। समझ जाएंगे आराम से। यहाँ पाठ एक लिखा जाता है, यहाँ पे भाग एक लिखा जाता है। जैसे पाठ एक है हमारा पृथ्वी और हमारा जीवन है, या मानव। यहाँ पे लिख लीजिए मानव। मानव मान लीजिए हमारा पाठ एक है मानव। उसी तरह भाग एक क्या है? संघ। संघ और उसके क्या है? राज्य क्षेत्र है ना। भाग एक में क्या है बताया गया है कि नहीं है? हमारे संविधान में बताया गया है ना कि हमारा भाग एक क्या कहता है, कौन सा है? हमारे भाग एक में ठीक हमारा जो भारतीय संविधान होता है। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि कल हमने जब पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि जब भारतीय संविधान बना था उसमें कितनी बार संशोधन किया गया? हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताइए, बताया था ना कितनी बार संशोधन किया गया है? ठीक, ये बताइए कितनी बार संशोधन किया गया है? कुल 106 बार संशोधन किया गया है। और हमारा भाग एक, जैसे इसमें पाठ एक है मानव, इसमें भाग एक क्या हो जाएगा? भाग एक हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा पहला भाग हो जाएगा। पहले भाग में अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये कितना से कितना तक है? एक से लेके चार तक, एक से लेके चार तक, एक से लेके अनुच्छेद एक से लेके चार तक, यानी पृष्ठ एक से लेके चार तक ये हमारा क्या भाग एक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। समझ आया? प्रस्तावना में अब ये तो हम भारतीय संविधान के बारे में हम बता रहे थे, अभी प्रस्तावना अभी हम नहीं पढ़ा है। अब प्रस्तावना हम लोग चलेंगे। हम जो बताएंगे ना उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर लिखने का मन करेगा ना तो लिखिएगा। प्रस्तावना, इसी को क्या बोला जाता है? उद्देशिका। उद्देशिका, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है प्रियम्बल। क्या बोला जाता है? प्रियम्बल।
ए है ना, PREAM, प्रियम्बल। ठीक, प्रियम्बल। हाँ, प्रियम्बल। ठीक, प्रियम्बल, इसी को इतने नाम से जाना जाता है। हाँ, प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल। ठीक, इसी नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसमें दिया क्या है और इसमें लिखा क्या है और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 देखिए इसमें दिया है 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को संगठित अधिनियम और आत्मकृत करते हैं, ये दिया हुआ है ना। ठीक, आत्मप्रत करते हैं। ठीक, ये प्रस्तावना दिया हुआ है हमारा। हाँ, प्रस्तावना दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अभी हमने पढ़ा इसको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को संगठित, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक, इसमें ये दिया हुआ है, हमने इसको 2 बार पढ़ दिया, आप लोग अब इसको समझिएगा। हाँ, इसमें क्या दिया है और इसको कैसे आप लोग समझेंगे। जैसे कि पहला दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और संपन्न उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं ना। तो अब देखिए इसमें जो पहला शब्द बोला है, क्या बोला है, हम भारत के लोग, क्या बोला है, हम भारत के लोग। ठीक, हम भारत के लोग, कौन, पूरे भारत के जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या बच्चा हो या कोई भी जाति विशेष का हो,
हाँ, सभी लोगों के लिए कह रहा है। हाँ, हम भारत के लोग, ये सभी लोगों के बारे में बात कर रहा है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, अब इसमें एक दिया है संपूर्ण प्रभुत्व, हाँ, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जो हमारा देश है वो कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य होना चाहिए। ठीक। देखिए प्रस्तावना, अब पूछता है, देखिए एक चीज और पूछता है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप लोग जान लीजिए कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। वो भी कब किया गया था? 42वां संशोधन किया गया था 1976 को। 42वां संशोधन किया गया था 1976 को। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका हम इधर लिख रहे हैं ना, क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या इसमें जोड़ा गया? हाँ, इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जानते हैं क्या जोड़ा गया था? हाँ, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये जोड़ा गया था। हाँ, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष को इसमें जोड़ा गया था। कब? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी समाजवादी जोड़ा गया था, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, फिर क्या जोड़ा गया था? हाँ, अखंडता। हाँ, अखंडता, अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? हाँ, प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था। समझ में आया? हाँ, प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। अब इसके बारे में समझ लीजिए, जो हम भारत के लोग, हाँ, हम भारत के लोग देखिए, हम भारत के लोग यानी भारत के लोग जो हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, भारत के लोग क्या है? सबसे बड़ी समस्त शक्ति है। हाँ, अब इसको हम ये मिटा दे रहे हैं ना। हाँ, भारत के लोगों को क्या कहा गया है इसमें? हाँ, इसमें हम भारत के लोग, ये पहला है ना, पहला है हम भारत के लोग। इसमें जनता को यानी भारत के लोगों को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है, यानी जो हमारा संविधान है सभी भारतीयों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है। ठीक, इसमें ये बताया गया है। ठीक, ये हमारे भारत के जो लोग हैं उनके लिए ये संविधान है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हाँ, दूसरा दूसरा हम लोग देखते हैं, संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व
प्रभुत्व, हाँ, और क्या है, संपन्न। ठीक, संपन्न। देखिए ये कब जो ये इसका क्या अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? इसमें क्या कहता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें लिख लेंगे आप लोग, इसमें तो भारत के लोग है ना, भारत के लोग यानी जनता, जनता को एक शक्ति माना गया है, विशेष शक्ति माना, एक नहीं विशेष, हाँ, एक नहीं विशेष, उसको विशेष कर सकते हैं, हाँ, समस्त शक्तियों का केंद्र माना गया है। जनता को समस्त, यहाँ समस्त लिख लीजिएगा, हाँ, क्या लिखिएगा, समस्त शक्तियों का केंद्र, शक्तियों का केंद्र माना गया है। ठीक, इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाँ। और दूसरा क्या कह रहा है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों, ये दूसरा है, हाँ? भारत अपने आंतरिक एवं वह मामलों को किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के, किसी विदेशी सत्ता या सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, के अधीन नहीं है। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, इसमें कह रहा है भारत अपने आंतरिक वाय मामलों को किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें जो बाहरी लोग हैं, इन लोगों से हमारा क्या है, इनका कोई भी दबाव हमारे पे नहीं चलेगा, ये कहा गया है इसमें, बाहरी शक्तियों का दबाव हमारे पे नहीं चलेगा। ठीक, फिर अगला है 42वां समाजवादी, तीसरा है, ये क्या है, समाजवादी। ठीक, समाजवादी, ये 42वें संविधान में जोड़ा गया था, समाजवादी। ठीक, अभी हमने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, हाँ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक, तो समाजवादी को 42वें संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, तो अब समाजवादी में क्या है, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद
है जो नेहरू जी के अवधारणा पर आधारित है। ठीक, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें लिख लीजिए, भारत का समाजवाद, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक, समाजवाद है, ये कहा गया है इसमें, समाजवाद में। हाँ, देखिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कौन सा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कलर एक ही है पेन का। हाँ, ठीक, ये समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है समाजवाद के बारे में। ठीक, समाजवाद हो गया। अब चलते हैं अगला, पंथ निरपेक्ष। इसको मिटा देते हैं, अगला चलते हैं, देखते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए प्रस्तावना इसीलिए दिया गया है ना, प्रस्तावना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि किताब में क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, इसको आप लोग जान जाएंगे। पथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष 3 हो गया था। हाँ, ये चौथा है, ये भी जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन में। देखिए पंथ निरपेक्ष में क्या कहा गया है, किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। हाँ? यानी किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसमें भी लिख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है, कि किसी धर्म विशेष को किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, नहीं करता है। ठीक, इसके बारे में समझ लीजिए, पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष कह रहा है कि किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है। यानी आप लोग समझ रहे हैं, राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है, यानी कोई भी धर्म। माइक बंद हो गई थी। हाँ, तो
चलिए माइक बंद हो गई थी, जो बीच में छूट गया है उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर देंगे। बीच में हमको लग रहा है कि 2-3 मिनट या 4 मिनट, यही 2-3 मिनट हम ध्यान नहीं दिए थे कि नहीं माइक बंद हो गई है। हाँ, तो दिक्कत हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं है, माइक बंद हो गई थी तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे कि क्या है इसके बारे में। हाँ, इसमें बस बताना ही, उसमें हम लोग तो लिख दिए हैं लेकिन इसको समझाना रहेगा, हम समझा देंगे। ठीक, उसमें लोकतंत्र, आइए हम पहले इसको समझा देते हैं। हम पंथ निरपेक्ष, शायद यहीं तक होगा तो आराम से मिल जाएगा। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष में क्या कह रहा है, किसी धर्म विशेष को धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है, धर्म के रूप में किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देता है। हमारा देश किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देता है। जैसे हमारे देश में कई धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कई धर्म है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक धर्म को हमारा जो देश है वो वरीयता नहीं देता है। यही कह रहा है, हमारा संविधान यही कहता है कि हम किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देंगे। ठीक, इस धर्म को व्यक्तित्व विषय माना जाता है। क्यों माना जाता है कि आपका मन, आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं, आपका मन आप जैन धर्म को मान सकते हैं। इसके बीच में कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। रोक टोक नहीं करेगा, यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप चाहते हैं हिंदू धर्म को अपनाना तो हिंदू धर्म को अपना लीजिए, आप चाहते हैं कि ईसाई धर्म को अपनाना, ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आप चाहते हैं बौद्ध धर्म अपनाना, बौद्ध धर्म अपना लीजिए। ठीक, ये सारे धर्म आप अपना सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? लोगों का तंत्र। ठीक, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का, देखिए जनता का शासन। ये किसने कहा था? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्या कहा था? लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। देखिए इसमें क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या, लोकतंत्रात्मक शासन, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक, क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। यानी जनता, जो चुनाव होता है ना, चुनाव में जनता किसी पर्टिकुलर, किसी एक आदमी को वोट देती है। चुनाव में कई लोग उठते हैं, जैसे एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो ग्राम प्रधान में कई लोग उठते हैं, उसमें से जो आदमी विशेष होगा उसको जनता द्वारा चुना जाएगा, और जनता द्वारा जब मतों से उसको चुन लिया जाएगा तो वो जनता का ही कार्य करेगा, जनता के हित में ही कार्य करेगा, यानी जनता के लिए ही कार्य करेगा। क्या करेगा? जनता की प्रॉब्लम क्या है, जनता को क्या जरूरी है, क्या क्या चाहिए, ये जनता के बारे में, यानी जनता के द्वारा जनता को, यही है जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही जनता का शासन कहलाता है, क्योंकि उसे चुनकर जनता ही उसे गद्दी पर बैठाती है, और गद्दी पर बैठाने का मतलब यह है
कि वो जनता का ही एक कार्य करेगा जो जनता के हित में हो। ठीक, समझ में आया? ये है। फिर अगला है गणराज्य। हाँ, गणराज्य। छठा है गणराज्य। क्या है गणराज्य? अच्छा, गणराज्य क्या है इसके बारे में जान लीजिए। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होना होगा, न कि, देखिए ये जो गणराज्य है ना, ये क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। हाँ, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि चुना जाएगा, मतलब वंशानुगत होगा। क्या होगा? जानते हैं इसका मतलब क्या है? वंशानुगत होगा, यानी जैसे कि पहले के समय में जब भारत था, उस समय जो बड़ी जातियां थी, जैसे जो दबंग टाइप के लोग थे, जैसे सेठ और क्षत्रिय लोग जो थे, उन लोगों का क्या था कि वो लोग जनता पे अपना अधिकार जमाते थे। तो ये कहा गया है कि जो जनता है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत, यानी जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये कहा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बेटा बड़ा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है, कोई बड़ी जाति का है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी जाति का ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक, चुना जाएगा तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। समझ में आया? हाँ, जैसे कि अगर हम कह दें पहले के समय में क्या था, जमींदारों का और जो ठाकुर पंडित ये लोग थे, इन लोगों का बहुत ही वर्चस्व था ना पहले के समय में। तो ये लोग क्या करते थे कि गरीब लोग जो थे ना, गरीबों को ये लोग हमेशा डरा धमका कर दबा कर रखते थे लोग, कि ये लोग बस हमारी सुने, किसी और की नहीं, हमारी सुने, किसी और की नहीं सुने। तो उस समय जो जैसे जमींदार का लड़का है, तो वो जमींदारी कर रहा है, तो उसका लड़का भी आएगा तो वो भी जमींदारी ही करेगा, ऐसा था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जमींदार है तो उसे जमींदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता द्वारा चुना जाएगा कि ये जमींदारी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? जनता द्वारा करेगा, चुना जाएगा कि ये जमींदारी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए आज के समय में एक नीची जाति का व्यक्ति भी ऊंचे पद पे बैठ सकता है। जैसे इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू।
वो किस जाति से आती है? आप लोग को पता होगा किस जाति से आती है? तो इतना तो आप लोग समझिए कि नहीं, वो एक ऐसी जाति से आती हैं जो सबसे नीची कास्ट की जाति है, उस जाति से आती हैं। आज वो इतने बड़े पद पे हैं, वो किसकी बदौलत है? एक संविधान की बदौलत है। और मैं एक बार नहीं कई बार मैं ये कहता हूं कि आप लोग कभी भी देखिए, संविधान हर महिलाओं को एक समान अधिकार देता है, हाँ? चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। आज समाज में महिलाएं कहीं चल फिर रही हैं, बात कर रही हैं, या पढ़ रही हैं, या लिख रही हैं, ये किसकी बदौलत है? एक संविधान की बदौलत है। अगर ये संविधान ना होता ना, तो घर में वो महिलाएं घर में ही रहती, घर से बाहर नहीं निकलती, बधवा मजदूरी की तरह घर में काम करती, जानते हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी है ना कि उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं, हमेशा संविधान की बुराइयां करती हैं। तो उनको पहले ये समझना चाहिए, पहले जाके संविधान पढ़े, नहीं संविधान में है क्या, हमारे हित में क्या कहा गया है। हाँ, संविधान में ही ये कहा गया है कि जब आप लोग कोई नौकरी करेंगी तो आप लोग को पुरुषों के समान माना जाएगा। संविधान में ही ये कहा गया है, हाँ, कि पुरुषों के समान माना जाएगा। लेकिन पुरुषों से आपका जो काम है वो थोड़ा कम रहेगा, इसलिए क्योंकि पुरुषों के समान आप क्या है, ज्यादा हिम्मती या यानी ज्यादा वो नहीं है। ठीक, जैसे आप महिलाओं में कुछ है कि इन लोगों को मंथली छुट्टी मिल सकती है, मंथ में छुट्टी मिल सकती है। ठीक, और प्रेगनेंसी के समय इनको छुट्टी मिल सकती है। ठीक, प्रेगनेंसी के लास्ट 1 मंथ होता है ना, 1 मंथ या 2 मंथ की छुट्टी जो होती है वो सरकार द्वारा इनको दी जाएगी। लेकिन देखिए, सरकार द्वारा दी जाती है जो छुट्टियां, लेकिन उस छुट्टियों में क्या होता है कि इनका वेतन कटता नहीं है। हाँ, अब ये पुरुष अगर 2 महीने की छुट्टी ले लेना तो सब वेतन तो कट गया। हाँ, कहेंगे 2 महीने की छुट्टी लेके क्या करेगा, 2 महीने पहले छुट्टियां नहीं मिलेगी। हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रावधान हैं महिलाओं के लिए। हाँ, तो जो महिला अगर ये समझती है कि संविधान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया ना, वो जाके पहले संविधान में अपने आर्टिकल को बस पढ़े। हाँ, अपने आर्टिकल को पढ़े कि नहीं महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है। ठीक, तो आप लोग उसको जानेंगे ना, तब जाके समझ में आएगा कि नहीं संविधान महिलाओं के लिए क्या है। ठीक, ये समझ में आ गया। गणराज्य। हाँ, गणराज्य के बाद हम आते हैं न्याय स्वतंत्रता। न्याय, न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है कि नहीं? न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब आते हैं न्याय पे। हो गया था 7वां। न्याय, न्याय क्या होता है? न्याय यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज का न्याय चाहता है, अगर कोई गुनाह किया है या कुछ गुनाह नहीं किया है, तो किसी चीज में अगर उसको न्याय चाहिए तो वो न्यायालय जा सकता है। न्यायालय कौन कौन से हैं? एक तो होता है जिला का न्यायालय, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, एक होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये 3 होते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो छोटा मोटा मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सुलझा दिया जाता है। ठीक,
अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं सुलझता है ना, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं सुलझा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, समझ में आया? ये है न्यायालय और स्वतंत्रता। इसके बाद है 8वां स्वतंत्रता। हाँ, क्या है? स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? हाँ, विचार अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति, हाँ, विचार अभिव्यक्ति, हाँ, ठीक, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म, हाँ, और उपासना, और उपासना। ये समझ रहे हैं? ये क्या है? हाँ, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हाँ, ये जो चीजें है ना, इन सब की आपको स्वतंत्रता है। हाँ, इन सब की आपको स्वतंत्रता है। ठीक, ये समझ रहे हैं? इन सब की आपको स्वतंत्रता है। देखिए क्या है, पहले बात समझिएगा। हाँ, जैसे कि हम कह दें कि विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको किसी धर्म को अपनाना हो, जैसे आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। आपको ये स्वतंत्रता है। हा? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप अपने विचार रख सकते हैं। हा? इसकी स्वतंत्रता है। आप कुछ कह सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। उपासना, आप किसी भी चीज की उपासना कर सकते हैं, किसी धर्म की, हाँ, उपासना कर सकते हैं, या किसी भी चीज की उपासना आप कर सकते हैं। ठीक, उपासना की बात। समानता, इसके बाद आता है समानता। 9वां है समानता। समानता, समानता आप समझिए। समानता, समानता यानी भारत के लोग, सभी लोग, चाहे ऊंची जाति के हो चाहे नीची जाति के हो, सभी लोग समान है। हाँ? समझ में आया? सभी लोग समान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सभी लोग समान है। हाँ? इनको किसी प्रकार से क्या अपमानित नहीं किया जा सकता। ठीक, समझ में आया? जैसे समान का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये एक कमरा है, इस कमरे में हम कह दें कि इसमें बस एक जाति के लोग रहेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस कमरे में आप कई जाति के लोगों को पढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। किसी भी, जैसे कि संस्था है, हर संस्था में आप किसी भी जाति के लोगों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, किसी भी जाति के, वो चाहे वो छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो या किसी भी जाति से हो, आप उसको पढ़ा सकते हैं, उसको उससे वंचित नहीं कर सकते। ये उसकी स्वतंत्रता है। हाँ? उससे घूमने की स्वतंत्रता है। हाँ? वो कहीं जा सकता है, इंडिया के किसी कोने में जा सकता है, इसको उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन उस स्वतंत्रता से किसी को हानि ना हो, उससे किसी को परेशानी ना हो, बस। ये जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे किससे कब क्या होता है, क्या हानि है। हाँ, तब
जब हानि होती है तो क्या उसमें प्रावधान है। तो ये सब चीज हम आगे बताएंगे। है? तो ये चीज समझिएगा, इसमें ये सब विशेष प्रावधान है। हाँ, समानता का, यानी हर व्यक्ति समान है। हाँ, हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी धर्म या जाति विशेष का हो, सभी व्यक्ति समान है। एक कक्षा में अगर कई बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किसी भी धर्म या जाति किसी भी विशेष के होंगे, आप सबको समान शिक्षा देंगे। नहीं कहेंगे कि ये ब्राह्मण जाति का है तो इसको हम टेबल पे बैठाएंगे, ये क्षुद्र है तो मैं इसको क्लास से बाहर कर दूंगा, इसको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबको समान अधिकार है। समझ में आया? सबको समान अधिकार है, यही है समानता। ठीक, इतने चीज हैं हमारे भारतीय संविधान में, इतनी चीजें हैं प्रस्तावना में, जो इन सबको हमारे भारतीय संविधान को व्यक्त करती है। ठीक, हाँ, तो हम प्रस्तावना समाप्त हो गया, प्रस्तावना समाप्त हो गया। अगले दिन से हम लोग चलेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद पर। हाँ, अनुच्छेद पर चलेंगे। तो अगले दिन यानी अगले सैटरडे संडे को, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे को, हाँ, सैटरडे संडे जो होता है हमारा क्लास, सैटरडे संडे को हम अगले दिन चलेंगे। अगले दिन आपको अच्छी तरीके से आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। हम एक तरफ से आर्टिकल बताते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए आर्टिकल भी हम एकदम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, ये जान लीजिएगा। आर्टिकल भी हम एकदम डीपली नहीं पढ़ाएंगे। डीपली जानते हैं किसके लिए होता है? डीपली आईएएस पीसीएस की जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके लिए होता है डीपली। यानी हमने कहा कि भाग 1 में है क्या हमारा, हाँ, हाँ, भारत भाग 1 हमारा है क्या है? भाग 1 हमारा का संघ और उसके राज्य क्षेत्र है ना। भाग 1 हमारा क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में कहा गया है कि हमारे जो संघ और राज्य क्षेत्र है, इसको कैसे कैसे डिफाइंड किया गया है, कैसे बांटा गया है, इसके बारे में तमाम चीजें बताई गई। तो आप इसके अंदर की बातें जो है इसके बारे में हमें नहीं बताना है। हाँ? बस इसमें 60 तरीके से हम बता देंगे कि नहीं इसमें क्या है। आप उसको डीपली जाएंगे कि कौन सा राज्य कैसे बना, कौन सा राज्य बाद में बना, कौन सा राज्य दूसरा था, कौन सा भाषाई राज्य बन गया, कौन सा क्या राज्य बन गया, ऐसे पढ़ाने लगेंगे ना बहुत डीपली हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ये हमको लगा 6 महीने में नहीं खत्म होगा। हाँ, तो ऐसे क्या जरूरत है? हमें बस जो एग्जाम के लिए जरूरत है वो पढ़ना है। हाँ? समझ में आया? तो एग्जाम के थ्रू हम लोग चलेंगे, एग्जाम के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 अगले सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन फिर हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।